1886 में इतिहास के सबसे महान लेखकों में से एक लियो टॉल्स्टॉय ने एक कहानी लिखी थी जिसका नाम है हाउ मच लैंड डज अ मैन नीड। कहानी शुरू होती है एक गांव के घर से। वहां दो बहनें चाय पीते हुए आपस में एक तीखी बहस कर रही हैं। बड़ी बहन की शादी शहर के एक व्यापारी से हुई है। वो शहर की चकाचौंध, महंगे और सुंदर कपड़ों, थिएटर और शानदार खाने पीने की तारीफों के पुल बांध रही है कि शहर की जिंदगी कितनी बढ़िया है। दूसरी तरफ छोटी बहन है जो गांव के एक गरीब किसान पहूम की पत्नी है और वो अपने गांव के साधारण जीवन का बचाव कर रही है। और छोटी बहन का तर्क बहुत ही व्यवहारिक है। वो कहती है कि गांव में चाहे पैसा कम हो, जिंदगी साधारण हो, लेकिन वो सुरक्षित है। शहर में इंसान आज अमीर है और कल सड़क पर आ सकता है, लेकिन गांव में जमीन हमेशा इंसान का पेट भरती है। ये जमीन से जुड़ी एक अजीब तरह की सुरक्षा की भावना है। कमरे के एक कोने में छोटी बहन का पति पाहों भट्टी यानी स्टोव के ऊपर लेटा हुआ ये सब सुन रहा है और वो अपनी पत्नी की बातों से पूरी तरह सहमत है। वो मन ही मन सोचता है कि किसानों की जिंदगी में बचपन से ही धरती माँ को जोतने के अलावा कोई काम नहीं होता, इसलिए उनके दिमाग में फालतू बातें नहीं आती। लेकिन उसे एक कमी लगती है। उसकी नजर में उनकी जिंदगी में बस एक ही कमी है और वो है जमीन की कमी। वो सोचता है कि अगर मेरे पास खूब सारी जमीन हो तो मैं खुद शैतान से भी नहीं डरूंगा। सीधे शैतान को ललकारना कोई छोटी बात तो है नहीं, क्योंकि शैतान सचमुच उसी भट्टी के ठीक पीछे बैठा हुआ था और उसने पहूम की ये बात सुन ली थी। वो पहूम की इस चुनौती को स्वीकार करता है और तय करता है कि वो पहूम को ढेर सारी जमीन देगा, लेकिन उसी जमीन के लालच के जरिए वो अपने चंगुल में फंसा लेगा। ये जाल जमीन की पहली खरीद के साथ शुरू होता है। गांव के पास ही एक जमीन की मालकिन अपनी 300 एकड़ जमीन बेच रही हैं। तो पहूम को मौका मिल जाता है। शुरुआत में तो गांव वाले चाहते हैं कि सब मिलकर एक कम्यून के रूप में जमीन को खरीदें। उनका तर्क ये है कि कोई बाहरी व्यक्ति आकर उन पर हुक्म ना चलाए। लेकिन शैतान तो अपना काम कर ही रहा है ना। वो गांव वालों के बीच ऐसी फूट डालता है, ऐसे विवाद खड़े करता है कि वे किसी एक बात पर सहमत ही नहीं हो पाते। तो कम्यून वाला प्लान तो फेल हो गया है। जब कम्यून का विचार विफल हो जाता है तो तय होता है कि हर कोई अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से जमीन का टुकड़ा व्यक्तिगत रूप से खरीदेगा। और पहूम तो जमीन के लिए पागल था। पहूम अपनी पत्नी के साथ मिलकर पैसे जुटाने की जी तोड़ कोशिश करता है। वे अपना एक घोड़ा बेच देते हैं, अपनी आधी मधुमक्खियां बेच देते हैं और तो और अपने बेटे को मजदूरी पर लगाकर उसकी पगार भी एडवांस में ले लेते हैं और अपने साले से कर्ज भी लेते हैं। मतलब पूरी जिंदगी की जमा पूंजी और कर्ज सब लगा दिया। इन सब मुश्किलों के बाद वो 40 एकड़ का एक फार्म खरीद लेता है। तकनीकी रूप से देखा जाए तो पहूम अब एक जमींदार बन गया है। अब तो उसे संतुष्ट और खुश होना चाहिए। आखिर उसने वो हासिल कर लिया जो वो चाहता था। यहीं पर मानव मनोविज्ञान का वो सिद्धांत काम करता है जिसे हम हेडोनिक ट्रेडमिल कहते हैं। वो क्या होता है? मतलब जब इंसान को कोई नई चीज मिलती है तो उसे खुशी का एक जबरदस्त एहसास होता है, लेकिन बहुत जल्द वो उस खुशी का अभ्यस्त हो जाता है और उसे वो चीज सामान्य लगने लगती है। और फिर वो और ज्यादा की चाहत करने लगता है। पहूम जब पहली बार अपने खेत में हल चलाता है, अपनी उगाई मकई को देखता है तो उसका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। लेकिन ये गर्व बहुत जल्दी एक खतरनाक अहंकार में बदल जाता है। पहूम जो कभी खुद एक गरीब किसान था और जमींदारों के जुल्म सहता था, अब जमीन का मालिक बनते ही उसका नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। ये बदलाव बहुत तेजी से और बहुत कड़वे रूप में सामने आता है। जब पड़ोसियों के मवेशी या गाय भैंस गलती से उसके खेत में आ जाते हैं तो शुरुआत में तो वो सह लेता है, लेकिन जल्दी उसका धैर्य जवाब दे जाता है। वो जिला अदालत में शिकायत कर देता है और अपने ही पड़ोसियों पर जुर्माना लगवाना शुरू कर देता है कि वो साइमन नाम के एक किसान पर अपने जंगल से पेड़ काटने का शक करता है। वो उसे अदालत में घसीटता है, लेकिन सबूत न होने के कारण केस हार जाता है। इसका सीधा नतीजा ये होता है कि पहूम पूरे गांव का दुश्मन बन जाता है। उसे जमीन तो मिल गई, लेकिन उसने अपना पूरा समुदाय खो दिया। सही कहा। ये दिलचस्प है कि जमीन मिलने के बाद भी पहूम को शांति नहीं मिली। और इसी विवादित माहौल से बचने के लिए पहूम कुछ नया ढूंढता है। इसी बीच गांव में एक अजनबी किसान आता है और बताता है कि वोल्गा नदी के पार नई बस्तियां बस रही हैं। वहां हर व्यक्ति को 25 एकड़ जमीन मुफ्त मिल रही है। मुफ्त? ये सुनते ही तो पहूम का दिमाग फिर से दौड़ने लगा होगा। बिल्कुल। वो अपनी जमीन अच्छे मुनाफे पर बेचता है और परिवार सहित वोल्गा के पार निकल जाता है। और वहां पहुंचकर उसे कितनी जमीन मिलती है? वहां उसे कुल 125 एकड़ जमीन मिलती है। वो पहले से 10 गुना ज्यादा अमीर हो गया है।
पाहुम को जमीन सिर्फ खेती या गुजारे के लिए नहीं चाहिए थी। अब बात उपयोगिता की नहीं, बल्कि नियंत्रण और सत्ता की थी। मतलब उसे सिर्फ पावर चाहिए थी। हाँ, वो गेहूं उगाना चाहता है, लेकिन उसके पास जो जमीन है वो गेहूं के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए उसे और जमीन किराए पर लेनी पड़ती है। फिर से वही झंझट। किराए की जमीन के लिए मीलों दूर जाना पड़ता है, दूसरों से उलझना पड़ता है। अब उसे ये सब झंझट लगने लगता है। तो अब उसे क्या चाहिए? उसे फ्री होल्ड जमीन चाहिए, यानी अपनी खुद की पक्की जमीन, ताकि उसे किसी पर निर्भर न रहना पड़े। और इसी बेचैनी के बीच एक दिन एक व्यापारी उसके घर रुकता है। और ये व्यापारी एक ऐसी जानकारी देता है जो इस कहानी का रुख पूरी तरह से मोड़ देती है। वो बताता है कि वो बहुत दूर बशकर लोगों के इलाके से आ रहा है, जहां उसने मात्र 1000 रूबल में 13,000 एकड़ जमीन खरीदी है। 13,000 एकड़, और वो भी सिर्फ 1000 रूबल में। ये तो किसी भी दौर की सबसे अविश्वसनीय रियल एस्टेट डील है। कोई भी सुनकर पागल हो जाए। ताहम भी तुरंत फैसला कर लेता है कि वो वहां जाएगा और ये सौदा करके ही रहेगा। वो चाय, वाइन और रेशमी कपड़े लेकर बशकिर लोगों के इलाके में पहुंचता है। ये लोग टेंट में रहते हैं, कुमिस नाम का एक पेय पीते हैं और बेफिक्र लोग हैं। पाहुम उन्हें तोहफे बांटता है। बशकिर लोग बहुत खुश होते हैं। और फिर उनके मुखिया की एंट्री होती है ना? हाँ, तभी उनके चीफ की एंट्री होती है, जिसने लोमड़ी की खाल की एक बड़ी सी टोपी पहनी हुई है। पाहुम चीफ को भी तोहफे देता है और बताता है कि उसे जमीन चाहिए। और चीफ मान जाता है। चीफ आसानी से मान जाता है। वो कहता है कि तुम जितनी चाहो उतनी जमीन ले लो। लेकिन जब पाहुम कीमत पूछता है तो चीफ एक ऐसा जवाब देता है जिसका कोई सेंस नहीं बनता। क्या जवाब? चीफ कहता है कि हमारी कीमत हमेशा एक ही है, 1000 रूबल प्रतिदिन, मतलब एक दिन। जमीन को दिनों के हिसाब से बेचना। ये उनके खाना बदोश जीवन का नजरिया है। एक कृषक समाज के लिए जमीन एक संपत्ति है जिसे नापा जाता है, जिसके कागज बनते हैं और जिसे पीढ़ियों तक सहेजा जाता है। लेकिन बशकीर लोगों के लिए? उनके लिए जमीन हवा या पानी की तरह एक खुला संसाधन है। वे पाहुम के लालच को बहुत अच्छी तरह समझ रहे थे। तो ये एक चाल थी। चीफ हंसते हुए समझाता है कि एक दिन में तुम पैदल चलकर जितनी जमीन का चक्कर लगा लोगे वो सब तुम्हारी, और कीमत सिर्फ 1000 रूबल। वे पाहुम पर इसलिए हंस रहे थे क्योंकि वे जानते थे कि इंसान का लालच उसे खुद ही थका बैठेगा। लेकिन इस सौदे में एक बहुत ही कठोर शर्त है। चीफ कहता है कि सूरज ढलने से पहले तुम्हें ठीक उसी जगह वापस लौटना होगा जहां से तुमने शुरुआत की थी। अगर तुम नहीं लौटे तो तुम्हारे पैसे जब्त हो जाएंगे। ये कोई जमीन का सौदा नहीं लग रहा, ये तो सीधे सीधे इंसान के लालच की परीक्षा है। और पाहुम इस परीक्षा के लिए खुशी खुशी तैयार हो जाता है। उसे लगता है कि वो एक दिन में 35 मील का चक्कर तो आसानी से लगा लेगा। दौड़ से ठीक पहले वाली रात पाहुम इतना उत्साहित है कि वो सो नहीं पा रहा है। वो बिस्तर पर लेटकर हिसाब लगा रहा है कि वो कितनी जमीन घेरेगा। लालच दिमाग पर हावी हो गया है। सुबह होने से ठीक पहले उसे एक झपकी आती है और उसे एक खौफनाक सपना आता है। सपने में पाहुम देखता है कि वो उसी टेंट में है और बाहर कोई जोर जोर से हंस रहा है। वो बाहर जाता है तो देखता है कि चीफ अपनी लोमड़ी की टोपी पहने पेट पकड़कर हंस रहा है। पाहुम पूछने जाता है कि तुम किस बात पर हंस रहे हो, लेकिन तभी चीफ अचानक वो व्यापारी बन जाता है जिसने उसे जमीन के बारे में बताया था। फिर वो व्यापारी से वोल्गा का वो किसान बन जाता है। अंत में वो सींगों और खुरों वाला साक्षात शैतान बन जाता है और उस शैतान के पैरों के पास जमीन पर एक लाश पड़ी है जो खुद पाहुम की अपनी है। टॉल्स्टॉय के साहित्य में सपनों का बहुत महत्व होता है। ये सपना कोई रहस्यमयी जादू नहीं था, ये पाहुम के अपने ही अवचेतन मन की चेतावनी थी। उसका दिमाग उसे बता रहा था कि ये लालच उसकी जान ले लेगा। इतना स्पष्ट संकेत मिलने के बाद, अपनी ही लाश सपने में देखने के बाद, कोई भी सामान्य व्यक्ति डर के मारे सौदा रद्द कर देता। लेकिन पाहुम सुबह उठता है, आंख मलता है और इस सपने को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। कोई इंसान इतना अंधा कैसे हो सकता है? ये लालच का तंत्र है। ये प्यास लगने पर समुद्री खारा पानी पीने जैसा है। आप जितना खारा पानी पीते हैं, आपकी प्यास उतनी ही बढ़ती है और अंततः वही पानी आपकी जान ले लेता है। पाहुम का तर्कशास्त्र पूरी तरह से काम करना बंद कर चुका है। उसके लिए अब सिर्फ वो 35 मील का घेरा और वो अनंत जमीन ही वास्तविकता है। तो अगली सुबह सब एक छोटी सी पहाड़ी, जिसे वे शेखैन कहते हैं, उस पर जमा होते हैं। सूरज बस उगने ही वाला है। चीफ अपनी लोमड़ी की टोपी उतारकर जमीन पर रखता है। पाहुम अपने 1000 रूबल उस टोपी पर रखता है। वो अपना फावड़ा उठाता है और जैसे ही क्षितिज पर सूरज की पहली किरण चमकती है, पाहुम पूर्व दिशा की ओर चलना शुरू कर देता है।
दौड़ शुरू हो चुकी है। शुरुआत में सब कुछ एकदम सही लगता है, मौसम सुहावना है, पाहुम एक संतुलित गति से चल रहा है। वो थोड़ी थोड़ी दूरी पर गड्ढे खोदता जाता है और घास की ढेरियां बनाता जाता है ताकि निशान रहे। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता है गर्मी बढ़ने लगती है। पाहुम अपना कोट उतार देता है, फिर जूते उतार देता है। यहाँ उसके दिमाग का खेल देखना दिलचस्प है। वो सोचता है बस 3 मील और चलूंगा, फिर बाईं ओर मुड़ जाऊंगा। लेकिन जब वो मुड़ने का सोचता है तो उसे आगे की जमीन और भी अच्छी लगने लगती है। ये वही सनक है जहाँ संक कॉस्ट फैलेसी हावी हो जाती है। इंसान को लगता है कि उसने इतना निवेश कर दिया है, इतनी दूर आ गया है, तो थोड़ा और आगे बढ़ने में क्या नुकसान है। वो सोचता होगा कि वहां जमीन बहुत उपजाऊ लग रही है। हाँ, वो सोचता है कि अगर मैंने उसे छोड़ दिया तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। वो और आगे बढ़ता जाता है। दोपहर होते होते गर्मी असहनीय हो जाती है। सूरज आग उगल रहा है। उसे भयानक प्यास लग रही है। वो पानी पीता है लेकिन बैठता नहीं है, क्योंकि उसे डर है कि अगर वो बैठा तो उसे नींद आ जाएगी। वो बाईं ओर मुड़ता है और आगे जाता है। अचानक वो सूरज की तरफ देखता है और उसे एक जोरदार झटका लगता है। उसे एहसास होता है कि उसने बहुत बड़ा घेरा बना लिया है। वो शुरुआती पहाड़ी से मीलों दूर निकल आया है और अब उसे एक सीधी रेखा में तेजी से वापस लौटना होगा, वरना सूरज ढल जाएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। पाहुम दौड़ना शुरू करता है। उसके पैर छिल चुके हैं, लहू लुहान है। वो अपना कोट, जूते, पानी की बोतल सब फेंक देता है। बस फावड़े के सहारे खुद को आगे धकेल रहा है। उसका शरीर टूट चुका है। उसका दिल एक लोहार की धौंकनी की तरह धड़क रहा है। उसकी सांसें उखड़ रही हैं। उसके पैर ऐसे कांप रहे हैं जैसे वो उसके अपने शरीर का हिस्सा ही ना हो। उसे भयानक डर सताने लगता है कि वो थकान से मर जाएगा, लेकिन वो रुक नहीं सकता। वो सोचता है कि अगर मैं रुक गया तो ये लोग मुझे बेवकूफ़ कहेंगे। मैं इतनी दूर आ गया हूं, अब मैं हार नहीं मान सकता। और सूरज एकदम लाल हो चुका है, खून की तरह लाल, और बस डूबने ही वाला है। पाहुम को दूर से पहाड़ी पर खड़े बशकीर लोग दिखाई देते हैं। वो चिल्ला रहे हैं, उसे उत्साहित कर रहे हैं। पाहुम पहाड़ी के एकदम करीब पहुंच जाता है, लेकिन तभी सूरज क्षितिज के नीचे चला जाता है। अंधेरा होने लगता है। पाहुम निराशा से भर जाता है। उसके मुंह से एक चीख निकलती है कि उसकी सारी मेहनत बेकार गई। उसे ऊपर से बशकीर लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है। सूरज तो डूब गया था ना। उसे एहसास होता है कि वो पहाड़ी के नीचे है, इसलिए उसे सूरज डूबता हुआ दिख रहा है, लेकिन पहाड़ी के ऊपर अभी भी धूप है। वो अपनी जान की आखिरी बूंद निचोड़कर पहाड़ी के ऊपर दौड़ता है। जैसे ही वो चोटी पर पहुंचता है, उसे धूप दिखाई देती है और उसे वो चीफ दिखाई देता है। हाँ, चीफ जमीन पर बैठा अपना पेट पकड़कर जोर जोर से हंस रहा है, बिल्कुल पाहुम के उस खौफनाक सपने की तरह। पाहुम के पैरों ने जवाब दे दिया है। वो आगे की ओर गिरता है और गिरते हुए उसके हाथ चीफ की उस लोमड़ी वाली टोपी तक पहुंच जाते हैं जहां उसने अपने पैसे रखे थे। चीफ चिल्लाता है कि तुमने बहुत सारी जमीन जीत ली। पाहुम का नौकर दौड़कर उसे उठाने आता है, लेकिन पाहुम के मुंह से खून बह रहा है। पाहुम मर चुका है, उसका सफर खत्म हो गया। बशकीर लोग जरा सा अफसोस जताते हैं। फिर पाहुम का नौकर उसी फावड़े को उठाता है जो पाहुम ने जमीन नापने के लिए लिया था और पाहुम के लिए कब्र खोदता है। उसके सिर से लेकर पैरों तक 6 फीट जमीन ही उसके लिए काफी थी। सुबह से शाम तक मीलों जमीन नापने वाले आदमी को अंत में सिर्फ 6 फीट जमीन चाहिए थी।